फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये रमेश जी की है। रमेश जी तो मूलतः राजस्थान के जयपुर के पास के रहने वाले थे, लेकिन अभी नोएडा में रहते थे करीब 3 साल से। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, धन्यवाद आपका। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मैं नोएडा की कंपनी में काम करता हूं और मुझे यहां पर अब 3 साल हो चुका है। मैं राजस्थान के जयपुर के पास के गांव का रहने वाला हूं। मेरी शादी हो चुकी थी और तलाक भी हो चुका है। मेरी पत्नी, जिसका नाम परी था, वो परी की तरह दिखती थी, बहुत ही सुंदर थी। लेकिन जो हमारी सास थी, परी की कान भरती रहती थी। आए दिन हमारे घर में और कलेशबाजी होता रहता था। हमारी माँ और परी में वो आग में घी लगाने वाली काम करती थी हमारी सास, और झगड़े का जड़ तो वही थी। मैं तो समझा समझा कर थक चुका था अपनी सास को कि आपने शादी कर दिया अपनी बेटी को, आप भूल जाइए, हमें अपने घर में रहने दीजिए चैन से। लेकिन उनको तो हर बात में अपना टांग जरूर अड़ाना था। हर चीज़ में दखल अंदाजी करती थी हमारी सास। नहीं, बिटिया का ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। ले दे कर के ऐसा बवाल कटा कि मामला तलाक तक आ गया था। लेकिन पत्नी मेरी तलाक नहीं देना चाहती थी, बहुत प्यार करती थी हमसे। लेकिन माँ के दबाव में आकर के और उसको सब करना पड़ा था। और इस बात को करीब करीब 1 साल गुजर चुका था। मैं अब नोएडा में रहता था। वैसे मैं शादी से पहले से भी नोएडा में था। मैं काम करता था, आता जाता रहता था। पत्नी कभी नोएडा में नहीं आई थी, वो माँ के साथ ही रहती थी। मैं हफ्ते में 10 दिन में अपना घर जाता था। मैं रात को सोया हुआ था और मुझे प्यास लगी थी, तो मैं पानी पीने के लिए उठा तो मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे को कोली में पकड़ करके सोया हुआ है। और जब मैं उठा झटके से तो चूड़ियों की आवाज़ आई बजने की। मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं रोआ रोआ खड़ा हो गया था मेरा, डर के मारे। और मैं अपने घर में, अपने फ्लैट में अकेले ही रहता था। मैं सुबह जाता था और देर रात को आता था। ज़्यादातर पड़ोसी भी मुझे नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। कभी मिलने का मौका ही नहीं मिलता था। एक संडे की छुट्टी होती थी तो हम कहीं बाहर चले जाते घूमने के लिए दोस्तों के साथ में। अब मैं अकेले था बिल्कुल उस घर में, और रात का टाइम करीब करीब रात को 2 बज रहा था। डर के मारे मेरा हालत ख़राब हो चुका था। मैं भगवान भगवान करता हुआ और कैसे कैसे रात काटा। मैं सुबह 4 बजे मैं सो पाया था उस रात को। ये एक दिन की बात थी। और दूसरी रात को मैं हनुमान चालीसा सर के पास रख करके सोया था ताकि भूत प्रेत से बचा जाए। वैसे मुझे बहुत डर लगता था भूत प्रेतों से। लेकिन कभी मेरे किचन में खड़कने की आवाज़ आ रही थी। मैं डर गया था सब कुछ माहौल देख करके। मैं जाकर देखता शायद कोई बिल्ली उल्ली हो, लेकिन बिल्ली आने का कोई रास्ता ही नहीं था। मैं जाता तो देखता तो कोई नहीं था। कभी बाथरूम से पानी टपकने लगता था बूंद बूंद, और मुझे अजीब सा एकदम एहसास होता था कि मेरे साथ में, मेरे घर में
कोई न कोई है जो इधर से उधर घूम रहा है। हाँ, मुझे लग रहा था कि कोई लेडीज ही है इसमें, कोई आत्मा है या कोई चुड़ैल है। मैं 3 रात हो चुका था ये सब मेरे साथ में बीतते हुए। फिर मैं अपने ऑफिस का हमारी एक लड़की फ्रेंड थी, हमारे साथ में काम करती थी। मैंने उसको बताया कि देखो हमारे साथ में ऐसी ऐसी घटना हो रहा है, क्या करें हम। वो बोली कि तुम देरी मत करो और किसी पंडित या किसी तांत्रिक से मिलो। ये तुम्हारे साथ में जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। शायद तुम्हारे घर पर कोई भूत का साया आ चुका है, जल्दी से जल्दी तुम इसको चेक करा लो। उसकी बात मुझे बहुत सही लगी और मैं नेट पर ढूंढने लगा कि हमारे पास में कोई आसपास में कोई तांत्रिक मिल जाए। तो मुझे एक तांत्रिक मिल गया था। मैंने उससे फ़ोन पर बात किया नंबर ले करके, और मैंने अपनी सारी बात उसको बताया। वो मेरी बात बहुत गौर से फ़ोन पर सुन रहा था। बोला, देखो जी रमेश जी, मैं आपकी बातें सारी सुन चुका हूँ और बातें सुनने के बाद में मुझे लग रहा है कि आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा है, कोई चुड़ैल है, और इसका एक ही उपाय है कि इसके लिए एक पूजा करना पड़ेगा। आप पूजा होगा श्मशान घाट में। मैं डर गया श्मशान घाट का नाम सुनते ही। मैं तो ऐसे ही डरपोक था, लेकिन नहीं बाबा, मैं तो ये सब नहीं कर पाऊँगा, मैं तो बहुत डरता हूँ। बोला, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके नाम से हम पूजा कर देंगे और जो खर्चा लगेगा आप हमें दे दीजिएगा। मैंने बोला, ठीक है जी, कितना खर्चा लग जाएगा वैसे? वो जितना पैसा बताया मैं तो दंग रह गया था सुन करके। वो हमारे बुत्ते से बहुत बाहर रहा। यानी कि बाबा, मैं इस पर कभी अभी सोचूंगा और फिर आपसे बात करूंगा। और मैं फ़ोन कट कर दिया था। इसके बाद भी तांत्रिक का 2 बार फ़ोन आया था, लेकिन मैंने फ़ोन उठाया नहीं। मैं इतना पैसा खर्च नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा पैसा बताया था उसने। मैं अब तांत्रिक के मन से विचार निकाल चुका था, नहीं चलो किसी मंदिर में, अब रात तो हो चुकी है, कल हम बात करेंगे मंदिर में किसी पंडित से। मैं रात को सोया था और फिर वही सब घटनाएं मेरे साथ में चलने लगी थी। और सुबह होते होते मैं इतना डर चुका था, डर के वजह से या कुछ और, मुझे बुखार आ चुका था और बुखार भी बहुत तेज। मेरे पास दवाई पड़ी थी बुखार की, मैंने वो सब दवाई खाई। जब तक दवाई का असर था बुखार उतर जाता था। मैं अगले दिन ऑफिस भी जा नहीं पाया, फ़ोन कर दिया था, और बुखार उतरता चढ़ता रहता था दवाई के असर से। हल्का फुल्का कुछ खाया था मैंने, फिर रात हो चुकी थी। अब बुखार जो था बहुत तेज़ हो चुका था। मेरी बुखार से आंखें नहीं खोली जा रही थी, इतना तेज़ बुखार मेरे को हो चुका था। मेरा गला सूख रहा था पानी के लिए। उस टाइम रात के करीब 1 या 1:30 बज रहा था। अब मैं उठा तो मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हुई और ऐसा लगा कि मेरा घर चक्कर खा रहा है और मैं गिरने लगा और मेरी आंख बंद होने लगी। और तभी मैंने देखा, मैं साक्षात देखा अपनी पत्नी को, परी को, कि वो मेरे सामने खड़ी है और मेरे को अपने हाथों में पकड़ लिया, गिरने से मुझे बचा दिया। और तब तक मैं बेहोश हो चुका था, मेरी आंखें बंद हो चुकी थी। जब मेरी सुबह में आंखें खुली तो खिड़की से धूप नज़र आ रही थी और मैं ठीक था, मेरा बुखार
उतर चुका था। कमजोरी भी नहीं लग रही थी। रात की सारी बातें मेरे को याद आ गई तो मैं एकदम हड़बड़ा सा गया। यानी कि परी कैसे आ गई? वो तो अपना माँ के पास में है। नहीं कि घर तो मैंने अंदर से लॉक किया था। अब परी को पता भी नहीं था कि मैं यहाँ इस घर में रहता हूँ, इस फ्लैट में रहता हूँ। वो कैसे आ गई? मैं सोच विचार करने लगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपनी माँ को फ़ोन किया, ऐसी हाल चाल लेकर के। मैं डायरेक्ट तो पूछा नहीं, यानी कि माँ, परी कुछ समाचार मिला है क्या? क्या चल रहा है उसके घर में? बोला नहीं बेटा, जब से गई है तब से तो कोई फ़ोन ही नहीं आया उसका। क्या तेरे पास कोई फ़ोन आया क्या? यानी कि नहीं माँ, मेरे पास तो नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन बंद ही कर दिया था, काट दिया था, है कि वहाँ से मेरे को कोई खबर नहीं मिली थी। और मेरा जो साला था वो बहुत नेक दिल आदमी था। मेरी बहुत बनती थी उससे। लेकिन जब से तलाक हुआ था, ना तो मेरी परी से बात हुई थी, ना हमारे साले से हुई थी, ना ससुराल में किसी बंदे से मेरी बातचीत नहीं हुई थी, ना उन्होंने मेरे साथ में किया था। तो मैं अपने नंबर तो था, मैं अपने साला को नंबर मिलाया। मेरा नंबर देख के पहचान गया और दुआ सलाम करने के बाद में मैंने पूछा कि भाई एक चीज़ बताओ, परी कहाँ है? ज़रा परी से बात कराओ। है कि मैं उसका नंबर लगा रहा हूँ तो नंबर उसका बंद बता रहा है। मैं इतना ही बोला था कि मेरा साला फ़ोन पर रोने की आवाज़ आने लगी। मेरे दिल दहल चुका था। आशंका मेरे मन में घर कर गई थी और सोचने में मजबूर हो गया कि क्या कोई परी के साथ में कोई दुर्घटना हुआ है? परी तो ठीक है ना? मैंने भैया, अरे बताओ तो सही, परी कहाँ है? परी ठीक है ना? बोले नहीं भाई, नहीं जीजा से परी तो गुजर चुकी है। करीब करीब 4-5 महीना हो चुका है, 5 महीना हो चुका है। मेरे हाथ में फ़ोन जैसे इतना वज़न हो चुका हो, मैं उस वज़न को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था अब। और मैं फ़ोन बिस्तर पर रख दिया। अब मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो क्या ये जो मैं देखा था साक्षात परी को, क्या वो आत्मा बन चुकी है? क्या वो मेरी मदद करने के लिए आई थी? मैं समझ नहीं पा रहा था। अब मैं क्या करूं? रात को मैं भगवान का नाम लेते हुए अब मुझे डर नहीं लग रहा था। सही बताऊं आपसे, है कि परी से मुझे रात को भी डर नहीं लगा था। थोड़ी देर के लिए जो भी नज़र मिली थी उससे, और ना अभी भी मेरे को डर लग रहा था परी से। शायद रात में मेरी पत्नी ही आई थी और वो मेरा कभी नुकसान नहीं कर पाएगी, ना कर सकती है। लेकिन मैं इसके बारे में कल किसी तांत्रिक तो नहीं, लेकिन पंडित जी से ज़रूर बात करूँगा। और मैं अगले दिन एक मंदिर में गया था, एक पंडित जी से पूरी मैंने कहानी बताई। बोले बेटा, तुम्हारी कहानी सुन करके यही लग रहा है कि पत्नी से तुम्हारा लगाव था, और तुम एक काम करो बेटा, उसके नाम का तुम कुछ दान करो, चले जाओ हरिद्वार और वहाँ का पंडित बता देंगे कि क्या करना होगा। पिंडदान होता है, और क्योंकि तुम उसके पति थे तो ये करना ज़रूरी है। अगर ये सब काम कर लोगे तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी की बात बिल्कुल सही थी और वही मैंने किया। और उसके बाद में कभी परी मेरे को नज़र नहीं आई थी। तो दोस्तों, ये थी रमेश जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, कोई इस तरह की कहानी है, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर बताइएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार।